हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फार्मा जंक्शन। हमने इसकी प्रीवियस वीडियो में एक्यूट इन्फ्लामेशन के बारे में पढ़ा, जिसमें 2 इवेंट्स थे, वेस्कुलर इवेंट्स एंड सेलुलर इवेंट्स। हमने एक्यूट इन्फ्लामेशन अपना ख़त्म कर लिया है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉनिक इन्फ्लामेशन? देखो, एक्यूट इन्फ्लामेशन जो है वो होती है शॉर्ट टर्म की और इमीडिएट रिस्पॉन्स देती है टिश्यू इंजरी का एक्यूट इन्फ्लामेशन में, और ये कुछ फ्यू डेज के लिए रहती है। और इसमें साइन एंड सिम्टम्स हैं रेडनेस, स्वेलिंग, हीट, पेन एंड लॉस ऑफ फंक्शन। और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन क्या है? ये प्रोलॉन्ग और परसिस्टेंट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आता है इसके अंदर, और ये कई वीक्स तक रहती है और कहीं ईयर्स तक, मंथ्स तक ये रहती है। और ये इसका बेनिफिशियल रिस्पॉन्स भी नहीं होता। जो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है वो टिश्यू को डैमेज करती है। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन इज़ ए परसिस्टेंट एंड लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, जो बहुत लंबे समय तक रहता है, एज कम्पेयर टू एक्यूट इन्फ्लामेशन दैट अकर्स व्हेन द बॉडी इम्यून सिस्टम फेल्स टू एलिमिनेट द इनिशियल कॉज ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन। जब एक्यूट इन्फ्लामेशन इनिशियल जो कोज होता है एक्यूट इन्फ्लामेशन का, उसे एलिमिनेट नहीं कर पाती, और जो कोज है इन्फ्लामेशन का, एक्यूट इन्फ्लामेशन का, वो लॉन्ग टर्म के लिए परसिस्टेंट रहता है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो फेल हो जाता है उस एक्यूट इन्फ्लामेशन के कोज को एलिमिनेट करने के लिए, एंड इट विल लीड टू द क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। अनलाइक एक्यूट इन्फ्लामेशन विच इज़ शॉर्ट टर्म, जो एक्यूट इन्फ्लामेशन है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है और वो एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है टू द इंजरी और इन्फेक्शन। लेकिन जो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है वो क्या है? कैन बी परसिस्टेंट फॉर वीक्स, मंथ्स और इवन ईयर तक रहती है। उसके बाद है हमारे पास कोजेज़ क्या हैं क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के? प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू द इरिटेंट, क्रॉनिक एक्सपोजर टू सर्टेन इरिटेंट सच एज सिगरेट स्मोक, एयर पोल्यूशन एंड टॉक्सिन्स। अगर प्रोलॉन्ग जो है एक्सपोजर रहेगा टू द इरिटेंट का, तो दैट ट्रिगर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। परसिस्टेंट इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस सी, HIV, अगर परसिस्ट रहे ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन, देन इट ट्रिगर्स क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। थर्ड कॉज rheumatoid arthritis or inflammatory bowel disease in which immune system mistakenly attack healthy tissues। ये एक ऐसे डिसीज़ है जिसमें खुद का इम्यून सिस्टम ही हेल्दी टिश्यूज़ के ऊपर अटैक करता है और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कॉज कर देता है। उसके बाद है ओबेसिटी, लाइक एडिपोज टिश्यूज़ जो होते हैं, लाइक फैट टिश्यूज़, वो इन्फ्लामेटरी सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं एंड इट विल लीड टू द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। फिफ्थ वन इज़ क्रॉनिक स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है और प्रमोट करता है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन को। नेक्स्ट, साइन एंड सिम्टम्स जो है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के वो यही है कि पेन होता है एंड स्वेलिंग होगी। स्वेलिंग में क्या होगा? जब भी इन्फ्लामेशन होती है तो उसके अंदर मेनली क्या होता है? ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाते हैं और जो ब्लड वेसल्स का कंटेंट है वो बाहर आना शुरू हो जाता है, फ्लूइड एंड सेल्स। वो स्वेलिंग कोज करते हैं। रेडनेस कोज करें क्योंकि वहाँ पर जहाँ इंजरी होगी वहाँ पर ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज, ब्लड मतलब फ्लो जो है इंक्रीज हो जाएगा ब्लड का, जो रेडनेस शो करती है। उसके बाद है हीट, क्योंकि ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं और जो फ्लो है ब्लड का इंक्रीज हो जाता है, उस वजह से वार्मथ फीलिंग आती है एट द साइट ऑफ इंजरी। एंड द लॉस ऑफ फंक्शन, फैटीग, फीवर भी कोज होता है एंड रीअकरिंग इन्फेक्शन, क्योंकि इन्फ्लामेशन से इम्यून सिस्टम, इम्यून रिस्पॉन्स वीक हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कोई भी इन्फेक्शन ईजिली हो जाता है। नेक्स्ट है पैथोजेनेसिस। क्या है? मतलब क्या मैकेनिज्म है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होने का? सबसे पहले है मोनोन्यूक्लियर सेल इन्फिल्ट्रेशन। जब भी टिश्यू एक्सपोज होता है इन्फेक्शन से, तो उसके अंदर सबसे पहले जो सेल्स हैं ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट, उसकी इन्फिल्ट्रेशन होना शुरू हो जाते हैं, मीन्स वो ब्लड वेसल से बाहर आना शुरू हो जाते हैं। इन क्रॉनिक इन्फ्लामेशन परसिस्टेंट इन्फिल्ट्रेशन होती है मोनोन्यूक्लियर सेल्स की, लाइक मैक्रोफेजेस एंड लिम्फोसाइट्स, इनटू द अफेक्टेड टिश्यूज। सेल्स रिक्रूटमेंट होना शुरू हो जाता है, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है सेल्स फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम्स, और वो साइट ऑफ इन्फ्लामेशन पर माइग्रेट करने लग जाते हैं। एंड मोनोसाइट डिफ्रेंशिएट हो जाता है टिश्यूज़ में जाके मैक्रोफेजेस में, और मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो फैगोसाइटोसिस करते हैं बैक्टीरिया का या फिर कोई पैथोजन का जिसकी वजह से इंजरी हुई है, और वहाँ पर वो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस का रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं। तो जब इन्फ्लामेटरी सेल्स रिलीज़ होती हैं वो इन्फ्लामेशन कोज करती हैं। उसके बाद सेकंड है टिश्यू डिस्ट्रक्शन और नेक्रोसिस। अब जब इन्फिल्ट्रेशन होगा इन्फ्लामेटरी सेल्स का, तो आगे
नेक्रोसिस होनी शुरू हो जाती है, मीन्स सेल की डेथ होनी शुरू हो जाती है, स्कैरिंग होना शुरू हो जाता है टिश्यूज़ का। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद द टिश्यू डैमेज और नेक्रोसिस। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन जो है वो टिश्यू डैमेज और टिश्यू डेथ कोज करवाती है, सेल डेथ कोज करवाती है। इन्फ्लामेटरी सेल्स कैन लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ नॉर्मल टिश्यूज़ आर्किटेक्चर। इसमें जो नॉर्मल टिश्यू का जो शेप है, उसका जो आर्किटेक्चर है वो ही चेंज हो जाता है। एंड रिलीज ऑफ एंजाइम्स जो रिलीज़ होते हैं, एंड जो भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ रिलीज़ होती हैं, वो क्या करती हैं, सराउंडिंग टिश्यूज़ को डैमेज करना शुरू कर देती हैं। उसके बाद है थर्ड स्टेप, इसमें प्रोलिफरेटिव चेंजेस भी, सेल के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। परसिस्टेंट जब इन्फ्लामेटरी सेल की प्रेजेंस की वजह से फिर ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज़ होते हैं बाय द सेल, तो वो सेल की प्रोलिफरेशन कराना शुरू कर देते हैं और टिश्यू की रीमॉडलिंग, मतलब टिश्यू अपने आप को चेंज करना शुरू कर देता है। इसमें क्या होता है, जब प्रोलिफरेशन होती है तो नई ब्लड वेसल्स भी बननी शुरू हो जाती है, मीन्स एंजियोजेनेसिस, एंड प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट बनने शुरू हो जाते हैं, और फिर टिश्यू रिपेयरिंग होनी शुरू हो जाती है। अगर इन्फ्लामेशन जो है वो परसिस्ट रहेगी तो अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन की वजह से एबनॉर्मल टिश्यू की ग्रोथ होगी और डिस्प्लासिया हो जाएगा। डिस्प्लासिया मीन्स एबनॉर्मल डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है सेल्स की विद इन द टिश्यूज़ और ऑर्गन्स। नेक्स्ट हमारे पास है सिस्टमिक इफेक्ट। अब क्या आते हैं, जब क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होती है तो वो फीवर कॉज करवाती है, मीन्स कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स लाइक इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 इम्यून सेल्स के थ्रू, और वो फीवर कॉज करते हैं। ये जो इंटरल्यूकिन 1 एंड 6 है वो फीवर कॉज करता है। नेक्स्ट है एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक रिस्पॉन्सेज। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन से क्या होता है, हार्मोन का लेवल भी चेंज होता है। साइटोकाइंस की वजह से जो रिलीज़ होते हैं ड्यूरिंग द इन्फ्लामेशन, उससे क्या होगा, इंसुलिन लाइक एक हार्मोन है इंसुलिन, उसकी प्रोडक्शन और उसकी सेंसिटिविटी पर भी अफेक्ट होगा, जिसकी वजह से इंसुलिन की रेजिस्टेंस कोज हो जाएगी। और जब इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाएगी बॉडी को, मतलब इंसुलिन का रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाएगी हमारी बॉडी, तो वो डायबिटीज़ कोज करेगी, मतलब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद है ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेज, लाइक क्रॉनिक इन्फ्लामेशन जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, जो कि इनवॉलंटरी बॉडीली फंक्शंस को कंट्रोल करता है, इनवॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, वो नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर वो ऑल्टर हो जाएगा, तो ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेज भी ऑल्टर हो जाएंगे। फोर्थ है बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज में भी चेंजेस आएंगे, लाइक क्रॉनिक इन्फ्लामेशन से अफेक्ट होगा ब्रेन, तो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट मतलब मेमोरी, थिंकिंग, लर्निंग एबिलिटी, ये सब चेंज हो जाएगी। बिहेवियर, मूड भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है ल्यूकोसाइटोसिस। इसमें क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगी जिसकी वजह से WBCs जो है वो बहुत ज़्यादा बनने शुरू हो जाएंगे बोन मैरो से और ब्लड स्ट्रीम में आ जाएंगे, क्योंकि ल्यूकोसाइटोसिस जब होती है, जो ल्यूकोसाइट्स हैं ये फैगोसाइटोसिस कोज करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बनने शुरू हो जाएंगे ड्यूरिंग द क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। उसके बाद है वेट लॉस। अब क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में क्या होता है, हमने इसके सिम्टम्स में देखा कि एपेटाइट, भूख लगना कम हो जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, जिसकी वजह से वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। सो ये हमारा एक बेसिक था क्रॉनिक इन्फ्लामेशन का, इसमें हमने कवर कर लिया एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन। सो इस टॉपिक के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।